आलू बुखारा बलूचिस्तान और केपीके के बहुत सारे वसी रकबे पर बड़ी कामयाबी से काश्त होता है, जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है और पूरी दुनिया में इसको बहुत ही शौक से खाया जाता है। मगर आज भी इसकी काश्त के हवाले से और इसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से बहुत सारी बातें हमारे किसानों की नज़रों से ओझल हैं। 1 एकड़ में तकरीबन हम 250 पौधे लगाते हैं। 6 से लेकर 8-9 लाख रुपए पर ईयर वो इनकम मिलता है। एक सफ़ेद कलर की एक वैरायटी है, शेरो नाम है उसका। अच्छा, आलू बुखारा सफ़ेद कलर का है। अच्छा, उस भी साइज भी इस तरह होता है। वो भी पेशावर में भी हो सकती है, नीची मैदानी इलाकों में भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ख्र ज़मान और आप देख रहे हैं वो प्रोग्राम जो हमारे किसानों की खुशहाली और जदीद ज़राअत की बात करता है, यानी कि किसान का पाकिस्तान। आज एक ऐसे रसीले फल का जिक्र करेंगे जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है और पूरी दुनिया में इसको बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। मगर आज भी इसकी काश्त के हवाले से और इसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से बहुत सारी बातें हमारे किसानों की नज़रों से ओझल हैं। मैं बात कर रहा हूँ आलू बुखारा की। आलू बुखारा बलूचिस्तान और केपीके के बहुत सारे वसी रकबे पर बड़ी कामयाबी से काश्त होता है। आज हम मौजूद हैं सवात में और यहाँ पे कुछ माहिरीन से बात करेंगे, यहाँ के फार्मर्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपको यहाँ की आलू बुखारा की कामयाब काश्त के हवाले से बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान आलू बुखारा पैदा करने वाले नुमाया ममालिक में शुमार होता है और हर साल हज़ारों टन आलू बुखारा पैदा किया जाता है। आड़ू के बाद ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी स्टोन फ्रूट क्रॉप समझी जाती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके आलू बुखारा की पैदावार के लिए ख़ास शोहरत रखते हैं और इस शोबे से न सिर्फ मकामी आबादी बल्कि मुल्क भर में लाखों अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, कामयाब बागबान आलू बुखारा की काश्त में ऐसा क्या करते हैं जिससे उनकी पैदावार और आमदन दोनों बढ़ जाती हैं, और आलू बुखारा से तैयार होने वाली वैल्यू एडिड मसनूआत किसानों के लिए कितने नए मौके पैदा कर सकती हैं। आलू बुखारा से बनने वाली चटनियाँ, जूसेस, जैम्स और दीगर मसनूआत दुनिया भर में पसंद की जाती हैं और यही वो पहलू है जिसे समझकर किसान अपनी फसल की कद्र में नुमाया इजाफा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे आलू बुखारा की कामयाब काश्त, बागात की बेहतर देखभाल, ज़्यादा पैदावार हासिल करने के मौसर तरीके और इससे तैयार होने वाली वैल्यू एडिड मसनूआत के बारे में अहम मालूमात। मुझे ज्वाइन किया है एहसानुल्लाह साहब ने, जो कि यहाँ के हाई वैल्यू फ्रूट्स के बड़े ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। अब हम आपके बड़े ही खूबसूरत ऑर्चर्ड में मौजूद हैं। आपने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपने प्लम लगाया हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कब से हाई वैल्यू फ्रूट्स की फार्मिंग स्टार्ट की और आपने ये पौधे कहाँ से लिए? फार्मिंग तो मैंने जो ऑर्चर्ड के बागात है जी 1985 से मैंने लगाने शुरू किए। उस वक्त मैं गवर्नमेंट तंजीब कॉलेज में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। ठीक है। तो उस वक्त से लेकर आज तक ये सिलसिला चल रहा है। आपने 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए थे स्टार्ट में और कितना का एक्सपेंस आ गया था आपका? 1 एकड़ में तकरीबन हम 250 पौधे लगाते हैं। कितना फासला रखते हैं? फासला 20 बाई 20 हो रखते हैं। ओके ओके, ये सबसे आइडियल है, रिकमेंडेड है गवर्नमेंट इदारों से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने हमें वो बताया कि इस तरह फासला रख लो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर 2-3 फुट तो ज्यादा हो तो बेहतर होगा। ओके, फ्रूट का वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसमें हवा और धूप वगैरह अच्छी तरह वो चलते हैं। तो ओके। अच्छा, तो सर फर्स्ट टाइम जब आपने ऑर्चर्ड स्टार्ट किया था तो फी एकड़ पे कितना का आपका एक्सपेंस आ गया था फर्स्ट टाइम, और पौधा कितने का मिला था? फर्स्ट टाइम तो वो मेरे ख्याल में 3-4 रुपए का उस वक्त। अच्छा, वो 85 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो फर्स्ट टाइम का तो इस वक्त से हम वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो उस वक्त काफ़ी वो हर चीज़ सस्ती थी, महंगाई नहीं थी। बिल्कुल। अभी इस टाइम कितने का पौधा मिल रहा है? इस टाइम मुख्तलिफ है।
ओके एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों से उनकी जो अपनी नर्सरी होती है जी तो आलू बुखारे की और खुबानी की 70-80 रुपए पर प्लांट में पौधा मिलता है। ओके हाँ। ओके ठीक हाँ है। जी। फार्म मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? पानी कब देना होता है? फर्टिलाइजर कब देना होता है? सालाना कितना खर्चा आ जाता है आपका इसकी जो ऑर्चर्ड की फार्म मैनेजमेंट पे? सर्दियों में तो बारिशें होती है, जनवरी फरवरी में, मार्च में भी गुजारा होता है। जी अप्रैल के वस्त से हम उसको पानी देना शुरू करता है और जब बारिशें न हो तो 10-15 दिन बाद इसके वो पानी बाशी देना करते हैं, पानी वो देते हैं। और फर्टिलाइज़र जो है हम फरवरी की फर्स्ट वीक में पौधों को फर्टिलाइज़र डालते हैं। अच्छा और कुदरती खाद जो डेरानी खाद है वो हम जनवरी या दिसंबर के एंड में वो ओके पौधों को देते हैं। ठीक हाँ। है। और सर एक जो प्लांट है इसका प्लम का, इसके ऊपर कितना फ्रूट आ जाता है? मुख्तलिफ साइज़ के वो कॉटन्स होते हैं। जी सिंगल लेयर होता है, डबल होता है, ट्रिपल लेयर होता है। अगर 7 किलो वाला कॉटन होना तो एक पौधा 25 कॉटन देते हैं। 25 को मल्टीप्लाइड बाई 7 मेरा ख्याल है कि 80-90 किलो 100 केजी तक मिल जाता है हाँ आपको? मिल जाता है, एक पौधे से मिल जाता हाँ जी है। मिल जाता है। ठीक है। और क्या रेट चल रहा है आजकल छोटे कॉटन का जो होता है वो 350। छोटे कार्टन हाँ, का? छोटे और साइज का जो होता है। कि उसका वेट क्या होता है? का वेट और 2.5 किलो होता ओके, है। ओके, हाँ जी, ठीक है। 350-400 होता है। हाँ। ठीक है। वो 350 रुपए का? हाँ हाँ। और उससे बड़ा अच्छा, कॉटन? उसका जो उससे जो बड़ा कॉटन है तो साइज पे भी मुनहसर होता है। जब अच्छा साइज वो आप पैक करते तो उसका 1000-1100 पर कॉटन। और उसका वेट क्या होता है? उसका वेट होता है 6 किलो होता है। 6 किलो 1100, हाँ, यानी हाँ। कि तकरीबन 200 रुपए किलो हाँ, जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, रेट हम वो इधर फिक्स नहीं करते। रेट जो फ्रूट मार्केट में हम बेचते हैं ना, जी जी वो फिक्स उस करते पे हैं। बोली लगते हैं। हाँ हाँ मुल्तान हम बेचते हैं, इस्लामाबाद बेचते हैं, लाहौर बेचते हैं, गुजरावाला और फैसलाबाद बेचते हैं। ओके तो वो सुबह सवेरे या वो इस्लामाबाद में वो शाम को बोली लगती है। ठीक है। तो जो बोली 4-8 बंदे बोली लगाए, आखिरी बंदा जब वो कहता है जी, कि जी, मैं जी, उससे जी। खरीदूंगा और उसके मुकाबले में कोई ऊपर नहीं जाता है तो वो रेट होता है। रेट मतलब ये शॉर्टली कि रेट लगाने में हमारा वो कोई वो हिस्सा अच्छा, नहीं होता है। आपने कभी सोचा नहीं है कि एक चीज आप उगाते हैं गर्मी सर्दी में, आप तैयार करके देते हैं, आप मालिक हैं, लेकिन आप उसका रेट डिसाइड नहीं कर सकते? सोचा है क्या वजह है कि अभी इसका तक ये वो हमारा मतलब- किसान इतना खुद मुख्तार क्यों नहीं हो पा रहा? हुकूमत अगर वो हमारे यहाँ वो पल्पिंग प्लांट लगा ले, जूस जो बनाते हैं वो फैक्ट्रियाँ लगा दे, Value added काश्तकारों को factories। बिलासूद कर्जे दे दे, इसको डिहाइड्रेट प्लांट दे दे ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि अपने वो पल के जिस पर हम आपकी बात ठीक है कि हम वो साल हर साल मेहनत करते हैं लेकिन हम उसका रेट नहीं वो फिक्स कर सकते। लेकिन हुकूमत अगर ताउन करे तो इसका रेट फिर हम वो जब ये ड्राई करते हैं या इससे पल्प निकालते हैं तो जाहिर है उसका तो लाइफ वो 1-1.5 साल तक ज़्यादा होता है। इट्स अ लैंड ऑफ हाई वैल्यू फ्रूट्स, यू नो। हाँ, ये मालाकंड मालाकंड डिवीजन डिवीजन सवात बिल्कुल में है, I know। लेकिन अगर इस जगह पे अगर वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी, तो फिर तो बाकी के इलाकों का तो अल्लाह ही हाफिज है। हाँ हाँ, तो ये तो है। आप एक फार्मर होने के नाते गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहते हैं? जो ज़रूरी सजेशन है वो काश्तकारों को बिलासुद कर्जे दे दे, क्योंकि देखिए पहल हम वो पानी की बहुत शॉर्टेज है इधर। ठीक है, ठीक। ये अपाशी के नाले है वो बंद हो गए है, उसके लिए कोई वो कानून नहीं है, लोगों ने मकानात के अंदर कर दिया है। जी तो हुकूमत को चाहिए कि काश्तकारों को कर्जे दे और वो सोलर ट्यूबवेल के लिए कर्जे दे, उनके लिए ट्यूबवेल भी लगाए और सोलर सिस्टम भी दे, क्योंकि वो काश्तकार अब बिजली के ज़रिए, ज़ाहिर है सबको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि बिजली बहुत महंगी है, तो वो बिजली की ट्यूबवेल के ज़रिए अपाशी वो अपने आर्चर्ड्स के अफोर्ड नहीं कर सकता। इस तरह डीजल का तो इससे भी महंगा पड़ता है, तो वो ट्यूबवेल लगा ले, सोलर सिस्टम लगाए और फर्टिलाइज़र के रेट्स कम रख ले और पेस्टिसाइड की रेट्स कम रख ले और इंश्योरेंस करे कि आपके मिसाल के तौर पर आपकी बागात पर तूफ़ान बाद बारान आ गया या वो जालबारी हो गई तो कुछ ना कुछ तो हुकूमत की तरफ से काश्तकारों को तो रिलीफ मिलना चाहिए ना। 20 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त जो हाई वैल्यू फ्रूट्स आप यहाँ पे उगाते थे उसका रिस्पांस कैसा मिलता था आपको, और इस टाइम हमारे जो किसान है मौजूदा जैसे कि आप हैं, तो अगर 20 साल के पहले किसान से कंपैरिजन किया जाए तो क्या लगता है आपको को पहले वाला किसान ज़्यादा खुशहाल था या आज वाला? ज़्यादा खुशहाल था। अच्छा। देखिए एक आड़ू की वैरायटी है इंडियन ब्लड उसको कहते हैं, वो 1995 में पर कार्टन वो मार्केट में 500 रुपए में वो 95 में 95 में हाँ, उस वक्त खाली कार्टन
₹5 का, मजदूर जो है फल जो तोड़ता है वो ₹20 का, वो गालिबन मेरे ख्याल में वो ₹50 में लेते थे। अब वो कैरेट साज ₹2000 लेता है, मजदूर ₹1200 लेता है। खाली काटन पे वो जो खर्चा आता है सारी पैकिंग का और डेकोरेशन का, वो ₹120 है। 20 साल या 25 साल पहले किसान काफ़ी खुशहाल था। उस वक्त हमने वो जेवरात और सोना भी ख़रीदा था अपने बच्चों के लिए। करीब ही पड़ोस में जो ज़मीन से ज़मीन होती थी तो वो ख़रीदा था, और गाड़ी वगैरह इस तरह मकान में थोड़ा सा वो एक्सटेंशन करते थे। लेकिन अब नहीं है, सिर्फ हैंड टू माउथ वाला मामला है कि सिर्फ वो खाने का अगर वो ज़रूरत पूरी करे। अब हालत बहुत ख़राब है। 1 एकड़ प्लम जो है इस टाइम कितने में फ़रोख्त हो रहा है आपका, और इसमें हमारे फार्मर को कितने पैसे बच जाते हैं? परमानेंट एक जैसा नहीं होता है, लेकिन 1 एकड़ का 6 से लेकर 8-9 लाख रुपए पर ईयर वो इनकम मिलता है प्लम का। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। हम हर साल 67,000 टन आलू बुखारा पैदा करने के बावजूद दुनिया की मार्केट में 17वें नंबर पर छुपे हुए हैं। आड़ू के बाद ये हमारी दूसरी बड़ी स्टोन फ्रूट फसल है, मगर अफसोस हम इससे वो पैसा नहीं कमा पा रहे जो हमारे किसान का हक है, क्योंकि हम सिर्फ फल बेच रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे। कामयाब और समझदार किसान अब सिर्फ आलू बुखारा तोड़कर मंडी नहीं भेजते। अगर आप भी अब तक सिर्फ रिवायती तरीके से इसे बेच रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बलूचिस्तान और केपीके के चंद किसानों ने एक छोटा सा तरीका बदला और उनकी कमाई दुगनी हो गई। आलू बुखारे के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो इसे सिर्फ गर्मियों का तोहफा, विटामिन सी या फाइबर का जरिया नहीं बनाता, बल्कि ये वो फसल है जो मंडी में खराब होने के बाद भी आपको अमीर बना सकती है। एक ऐसी चीज है जो आम किसान के नजर से ओझल है, और यही सबसे बड़ी गलती है। आज के प्रोग्राम में हम कोई मुआवजा नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको एक सादा और आसान फार्मूला देंगे। हम बात करेंगे वैल्यू एडिशन की, यानी आलू बुखारे से चटनी, जूसेस और जैम्स बनाकर अपनी फसल की कीमत को 10 गुना कैसे बढ़ाना है और काश्तकारी को नुकसान से कैसे बचाना है। मुझे ज्वाइन किया है जावेद रहमान साहब ने, जो कि ARI सवात में सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं। उनसे बात करते हैं। जावेद भाई, थैंक यू सो मच हमारा किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। हम सवात में मौजूद हैं यहाँ पे, और सवात डेफिनेटली आलू बुखारा की काश्त में पूरे पाकिस्तान में एक नुमाया मकाम रखता है। मुझे सबसे पहले बताइए कि इसके लिए सबसे बेहतरीन मौसम कौन सा होता है इसकी नर्सरी तैयार करने का, और आजकल कौन सी वैरायटीज़ पे आप काम कर रहे हैं? फ़खर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और स्वात में आपका वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर। ये प्लम जो है इसकी नर्सरी हम तैयार करते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले रूट स्टॉक को ग्रो करते हैं। जो ज़मीन के अंदर जो हिस्सा होता है वो ग्रो करते हैं। तो यहाँ जो इलाका है यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं होता, इसके लिए हम देसी आड़ू का तुखम लगाते हैं, बीज। ठीक है। अक्टूबर में लगाते हैं, फिर वो आगे जाके जाता है। अभी इसी टाइम में आजकल हमारे उसमें बडिंग स्टार्ट है। ओके। तो उसमें हम प्लम के मुख्तलिफ वेराइटीज़ के वो बड्स लगाते हैं। ठीक है। तो यह जिस बाग में हम खड़े, इस वेराइटी का नाम है फजली मनानी। ओके। ये हमारी रिसर्च सिस्टम की अप्रूव्ड वेराइटी है। ओके। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा वेराइटी है। सबसे पहले आपको फ्रूट पौधे बनाने का वो बताता हूँ। इस टाइम जून में हम इसका बडवुड लगाते हैं, फिर नेक्स्ट फरवरी में इसका जो पौधे हैं वो तैयार होते हैं, फिर हम वो मुख्तलिफ ज़मींदारों को गवर्नमेंट रेट पे हम सप्लाई करते हैं। बेहतरीन। अभी प्लम में तकरीबन अर्ली वेराइटीज़ है, मिड सीजन है और लेट सीजन है। ठीक है। सबसे अर्ली वेराइटी है वो है रेड ब्यूट। ओके। रेड ब्यूट, ये उसका मतलब एडेप्टेबिलिटी रेंज जो है वो काफ़ी वाइड है। वो गर्म इलाकों में भी होता है, ठंडे इलाकों में भी होता है। यानी कि पंजाब में भी हो सकता है? जी, पंजाब में खासकर पेशावर में होता है, मर्दान, चरसद्दा, सवाबी, अटक तक, इन इलाकों, चकवाल में यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद ये वाली वैरायटी है। तो ये वैरायटी भी ठंडे इलाकों में भी, ये जो फजली मनानी है ये ठंडे इलाकों में भी होती है और गर्म में भी होती है। ये आपके पंजाब में भी हो सकती है, पेशावर में भी है, इसकी काफ़ी बागात है, मर्दान में है और यहाँ पे भी है। ठीक है। अभी इसका सीज़न स्टार्ट है। इसके बाद फिर एक दूसरी वैरायटी आती है रूबी रेड, वो ठंडी इलाकों की है। ओके। पहली वैरायटी जो आती है वो मई में आती है, फिर ये काफ़ी सिस्टम चलता है तकरीबन अगस्त के एंड तक। ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटीज़ है, लेकिन जो रूबी रेड है और स्टेनले है वो ठंडी इलाकों की वैरायटी है। और ये दो जो वैरायटी है ये यहाँ पे होती है। एक सफ़ेद कलर की एक वैरायटी है, शेरो नाम है उसका। अच्छा, आलू बुखारा सफ़ेद कलर का है। अच्छा। उस भी साइज़ भी इस तरह होता है। वो भी पेशावर में भी हो सकती है, नीचे मैदानी
मैदानी इलाकों में भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है। वो पिछले साल हमारी रिसर्च सिस्टम ने अप्रूव की है शेरो के नाम से। ठीक है। ये ये मुख्तलिफ 7-8 वेराइटीज़ हमारे पास लगी है। यह मई से स्टार्ट होती है और आखिर अगस्त तक जाती है। प्लम का पौधा लगाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है और ये कितने साल का पौधा है और कब तक फल देता है? ये जो 3 वेराइटीज़ है, रेड ब्यूट का, शेरो का और इसका ये पजली मनानी का, ये 1 साल में इसका पौधा तैयार होता है। ठीक है। इसका सही टाइम जो है लगाने का वो जनवरी और फरवरी है। ठीक है। बस ठंडे इलाकों में जो है वहाँ पे तो फिर लेट मार्च में भी लगा सकते हैं। और ये जो लेट वेराइटीज़ है ये 2 साल में इसका पौधा बनता है। जो रूबी रेड है और स्टेनले है वो 1 साल में उसका पौधा नहीं बनता, 2 साल में पौधा बनता है। तो उसको भी लगाना नर्सरी में 2 साल लेता है, लेकिन लगाना ही फरवरी या जनवरी। यानी कि लगाने के 3 साल, तीसरे साल में फल देना शुरू कर देता जब आप पौधा लगा ले तो तीसरे साल ये जरूर पौधा फ्रूट्स आपको देगा। कमर्शियल पैदावार तो तकरीबन 3-4 साल बाद आती है इसकी, लेकिन आप जब लगा ले तो 2-3 साल बाद आपको वो और कितने साल तक पौधा सस्टेन रहता है, सेहतमंद रहता है? ये मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, लेकिन वैसे हम ये 25 से 30 साल तक प्लम का जो एज है, लेकिन अच्छी मैनेजमेंट आप करें तो आप आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, अब मुझे आप इसकी जो बेहतरीन फार्म मैनेजमेंट है, चूंकि आपने बताया कि फार्म मैनेजमेंट अच्छी होगी तो ये उतना ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, तो इसकी बेहतरीन फार्म मैनेजमेंट क्या है? इसमें जब आप लगा ले तो पहले 2 साल 3 साल आपने इसकी ट्रेनिंग करनी है। ठीक है। तो ओपन सेंटर सिस्टम पे आप इसको ट्रेन करना है। ठीक है। फिर इसके हर साल जो है वो मुतवाजिन शाख तराशी करनी है। ओके। ठीक है जी। प्रूनिंग करनी है, वो सही तरीके से आपने प्रूनिंग करनी है। फिर मुतवाजिन खुराक। ठीक है। ये अभी तो मतलब ये फर्टिलाइज़र महंगे हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ कंपनी इस तरह के न्यूट्रिएंट्स आई है कि उसको फुल ईयर हम उस पर स्प्रे करते हैं। तो अगर फर्टिलाइज़र महंगे हो, कुछ ना कुछ तो देनी है। अगर मतलब रिक्वायरमेंट अगर 3 किलो है एक पौधे का, और मतलब ये भी इजाज़त नहीं देता कि महंगाई ज़्यादा आ गई, अभी DAP तकरीबन 16,000 तक पहुँच गई है, तो थोड़ा थोड़ा दे दे। उसके बाद जो है जो फुल ईयर स्प्रे मिलते हैं वो सस्ते हैं। वो 1 एकड़ के लिए तकरीबन 1 बोतल मुख्तलिफ कंपनी उसके आते हैं, पोटाश की भी आते हैं, फास्फोरस की भी आते हैं, नाइट्रोजन की भी आते हैं। तो आप भी फुल ईयर भी स्प्रे करा दे तो मुतवाजिन अज़ाया आप दे। पानी का उसका ख्याल रखे, पानी ज़्यादा भी नहीं देना है। अगर पानी ज़्यादा कड़ा हो वो बाग में तो उसके जो है फंगल इन्फेक्शन रूट्स भी आते हैं, तो फिर तीसरे साल जो है ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है। एक तो पानी लगाने का तरीका बताया कैसे लगाना चाहिए, सेकेंडली फर्टिलाइजर अगर उसको यूज़ करना है तो वो किस तरह करना चाहिए? पहले जो रूट्स को तो पानी की ज़रूरत है वो खैर है, लेकिन जो ट्रंक है, जी पौधे का जो ट्रंक है उधर पानी नहीं लगना चाहिए। ठीक है। एक जब आप पौधा लगाते हैं तो पौधे में वो बड यूनियन होता है या ग्राफ यूनियन होता है, जहाँ पे वो पेवन लगा होता है, उस पेवन को ज़मीन के अंदर नहीं दबाना है। अगर आप ज़मीन के अंदर दबा दे, वहाँ पे थोड़ा सा पानी लग जाए तो वहाँ पे जो 2 बार्क है, एक को हम ज़ैलम कहते हैं, दूसरे को हम प्लोएम कहते हैं। एक से खुराक ऊपर जाता है, दूसरे से पानी ऊपर जाती है। वहाँ पे पानी लग जाए तो वहाँ पे राटनिंग शुरू हो जाती है, वो बार्क राट हो जाते हैं, सिल ख़त्म हो जाते हैं, तो खुराक ऊपर नहीं जाती। उस वजह से ये पौधे सूख जाते हैं। जो ट्रंक की नज़दीक जो एक हिस्सा है उसमें खुराक नहीं देने है, बाकी जो 2 हिस्से उसमें गोल दायरे में खुराक डालनी है। ये फर्टिलाइजर मिक्स करके उधर डालनी है, फिर उधर गूड़ी करके सैल में उसके साथ मिला ले कि ये मतलब ये पहले फर्टिलाइजर डालना है, गोडी बाद में करनी है। बाद में गोडी करके ये सैल के साथ ये मिल जाए। ठीक है। और अगर पहले गोडी कर ले फिर फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर मिक्स नहीं होंगे। मतलब उसमें जब फर्टिलाइजर पे वो धूप लगती है तो वो ज़ाया हो जाती है, तो वो उधर साल में मिक्स करनी है। 1 एकड़ में कितने आप पौधे रेकमेंड करते हैं, उनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए जी, और उससे कितनी पैदावार ली जा सकती है? प्लम तकरीबन एक पौधा जो है वो 60 से लेकर 100 तक, या अभी जो ये तो तकरीबन में और अर्चड़ है, ये तकरीबन 100 तक, मतलब ये तो आई थिंक ये तो 20 बाई 20 है। हम रिकमेंड करते हैं 20 बाई 20 में। ठीक है। लेकिन बाग जमींदार जो है जो लीज पे जमीन लेते हैं तो फिर फासिला कम रखते हैं, हाई डेंसिटी पे जाते हैं। तकरीबन हाई डेंसिटी से थोड़ा सा कम जाते हैं, बिल्कुल हाई डेंसिटी पे नहीं जाते। लेकिन रिकमेंडेड जो हमारा डिस्टेंस है वो 20 बाई 20 है। एक एकड़ में 110 पौधे आते हैं, और एक पौधा तकरीबन 80 से लेकर 100 तक केजी तक फ्रूट देता है, पर प्लांट फ्रूट देता है। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम ऑर्चर्ड लगाना है प्लम का या एप्रिकॉट का, तो उसके लिए जो बुनियादी फार्म प्रैक्टिसेस हैं स्टार्ट में, वो क्या होनी चाहिए और उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो जिस इलाके में वो बाग लगाना चाहते हैं तो उसको चाहिए कि कोई एक्सपर्ट बंदा हो, उसके साथ मशवरा कर ले। ठीक है। कि ये इलाका है मेरा, ये एनवायरनमेंट में मैं कौन सा फ्रूट्स लगा लूँ, कौन सा फ्रूट लगा लूँ। पहले अपनी डिसाइड करना है कि कौन सा फ्रूट लगा लूँ, फिर वो एक्सपर्ट बंदे से खुद पता कर ले, रिसर्च इंस्टीट्यूट से पता कर ले, एक्सपर्ट बंदे से पता कर ले कि इस जगह में मैं बाग लगा रहा हूँ, मतलब प्लम का मैंने सेलेक्ट किया, प्लम लगा रहा हूँ, तो प्लम में कौन सा वैरायटी लगा लूँ। तो वैरायटी आप डिसाइड कर ले। फिर जब वैरायटी आप डिसाइड कर ले तो उससे पता कर कि अच्छे पौधे मुझे किधर से मिलेंगे। जब आप पौधे बंदे से लेते हैं, तकरीबन बाज़ नर्सरी आपकी पीछे आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि यार मुझे पौधे बनानी चाहिए 100 पौधे,
तो मतलब जब पौधे लेते हैं उस बंदे से, तो जब बाग में लगा रहे तो फिर बाद में वो निकल आते 10 पौधे एक चीज़ के होते हैं, 10 दूसरी के होते हैं, तो 10 तीसरी के होते हैं। तो अपने पहले ये कंफर्म करना है कि किधर से मुझे मतलब फ्रूट सही प्लांट्स मिलेंगे। तो पहले आप गवर्नमेंट इदारे से वो कर ले। अगर उस गवर्नमेंट इदारे में बहुत थोड़ी सी मकदार में पौधे बनते हैं, अगर उधर से आपको मिल जाए तो बिल्कुल ठीक बात है, वो सही होंगे। अगर उधर से ना मिले तो आप फिर कोई रजिस्टर नर्सरी हो जो गवर्नमेंट के साथ फेडरल सीड सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जो रजिस्टर नर्सरी हो उससे आप ले लें। लेकिन जब वो आप पौधे लेते हैं तो उससे थोड़ा सा वो स्टाम्प पेपर पे या रसीद उससे ले कि मैं लेता हूँ, मुझे मतलब 100 पौधे देने हैं, पजली मनानी की देनी है। अगर 3-4 साल बाद उसमें कुछ और पौधे निकल आए तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ये बहुत लाजमी बात है कि आप उससे पौधे ले, बाद में वो कुछ दूसरी चीज़ निकलना है, ठीक है, वही करना है। फिर जब आप पौधे लेते हैं मतलब 10 रुपये महंगा पौधा ले लो, लेकिन सही ट्रू टू टाइप वाला लो, अच्छी नस्ल का लो और वही नस्ल का हो तो ये पौधा लो। फिर आप खुद देख ले कि उस पर कुछ इन्फेस्टेशन ना हो, इंसेक्ट की उस पर अटैक ना हो। एक स्केल का एक इंसेक्ट होता है, उसके नर्सरी में पता चलता है, वो उस पर न लगा हो। अगर उधर से वो स्केल इंसेक्ट आ जाए तो बाद में उसका कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। फिर बाद में उस पर ये जड़ों के नज़दीक वो क्राउन गाल से बनते हैं। अगर गाल जिस पौधे पे हो तो वो पौधा नहीं लेना है, वो डिजीज़ होता है, फिर बाद में उसका कंट्रोल करना मुश्किल है, ठीक है जी। वो आपने कर लिया, फिर आपने वो सही तरीके से अपना नक्शा बना ले, लेआउट कर ले, पौधे का तादाद बना ले। फिर आपने मतलब उसके लिए पिट्स निकालनी है, ठीक है। आपने जब वो कड़ा निकालना है तो ये जो ऊपर वाला मिट्टी होता है 1 फुट का, ठीक है, जरखेज होता है, तो उसकी एक साइड पे डालो, दूसरा और नीचे वाला दूसरी साइड पे डालो। फिर वो अपर जो 1 फुट वाला मिट्टी है उसके साथ गला सड़ा फार्मलैंड मेन्योर लीरानी खाद वो मिला लो, थोड़ा सा जो 100 ग्राम का SSP मिला लो, वो नीचे डाल दो। फिर पौधा उसमें लगाना है। पौधा लगाते वक्त ये ख्याल करना है जहाँ पे मतलब वो बर्ड हो, बर्ड लगा हो या ग्राफ लगा हो कि वो ज़मीन के अंदर दब ना जाए, ठीक है। जब वो आपकी ज़मीन के अंदर दब जाए तो फिर वहाँ पे रटनिंग होती है और पौधे को फिर खुराक बन जाते हैं, ऊपर स्टॉप हो जाते हैं और तीसरे साल पे ऊपर से पौधा सूखना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें आलू बुखारा की मुकम्मल काश्तकारी के हवाले से आपको आगाही दी गई। हमारे फार्मर्स का कहना था कि अगर हमारी गवर्नमेंट अपने किसानों को सपोर्ट करती है तो हम इससे भी बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं, हमारे मुल्क का किसान मज़ीद खुशहाल हो सकता है, और ना सिर्फ हमारा किसान खुशहाल होगा बल्कि हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फ़ीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।